धरती पर जीवन को संभव बनाने और इसे बैलेंस में बनाए रखने के लिए सूर्य से आने वाली एनर्जी और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बीच एक जटिल लेकिन नाजुक संतुलन स्थापित है। सूर्य से आने वाली एनर्जी न केवल हमारी पृथ्वी को गर्म रखती है, बल्कि यह क्लाइमेट, वेदर पैटर्न्स, ओशंस की करंट्स और इकोसिस्टम्स को भी संचालित करती है। इस एनर्जी का एक हिस्सा एटमॉस्फेयर और सरफेस द्वारा अब्सॉर्ब किया जाता है, जबकि बाकी स्पेस में विकिरित हो जाता है। इसके साथ ही पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से कुछ हीट को ट्रैप कर लेता है, जिससे टेम्परेचर लाइफ के अनुकूल बना रहता है। लेकिन यह बैलेंस बहुत सेंसिटिव है और हाल के दशकों में ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण यह संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आइए इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम की गहराई से समझने के लिए हम इन प्रोसेसेस का अध्ययन करें। आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जिसे हम सभी जानते हैं, सन। सन धरती के लिए एक हीटर की तरह है। जैसे आपके घर में हीटर आपको गर्मी देता है, वैसे ही सन धरती को गर्मी प्रदान करता है। यह एनर्जी हमें रेडिएशन के रूप में मिलती है, जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। यह एनर्जी तरंगों के रूप में चलती है और इसके लिए भौतिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि सन्स एनर्जी हमें पृथ्वी तक पहुंचती है, भले ही यह स्पेस, अंतरिक्ष में से होकर आती है। विकिरण के अलग अलग प्रकार होते हैं, इस पर निर्भर करता है कि एनर्जी कैसे यात्रा करती है। सबसे सामान्य प्रकार है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें लाइट, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड हीट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स रेज और गैमा रेज शामिल हैं। इन तरंगों को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ये शून्य में भी यात्रा कर सकती है। यही कारण है कि सनलाइट हमें स्पेस से होते हुए भी सीधे मिलती है। एक और प्रकार है थर्मल रेडिएशन, जो वस्तुओं से उत्सर्जित होने वाली गर्मी की एनर्जी है। जो भी वस्तु गर्म होती है वह थर्मल रेडिएशन उत्सर्जित करती है और यह गर्मी हमें बिना वस्तु को छुए महसूस होती है। उदाहरण के लिए, जब आप आग के पास खड़े होते हैं और गर्मी महसूस करते हैं, तो वह थर्मल रेडिएशन होता है जो आग से आपकी त्वचा तक यात्रा कर रहा होता है। इसके अलावा पार्टिकल रेडिएशन भी होता है, जिसमें एनर्जी छोटे छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स द्वारा वहन की जाती है। यह वह विकिरण है जिसके बारे में आप न्यूक्लियर रिएक्शंस या रेडिएशन थेरेपी के बारे में सुनते हैं। रेडिएशन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यही वह तरीका है जिससे सन्स एनर्जी हमें मिलती है। हम माइक्रोवेव में खाना पकाते हैं, डॉक्टर एक्स रेज का उपयोग करते हैं और हम रेडियो वेव्स के जरिए संवाद करते हैं। सरल शब्दों में, विकिरण एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण है, जो तरंगों या कणों के माध्यम से होता है और यह धरती को गर्म करने से लेकर आधुनिक तकनीक को संभव बनाने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलिए फिर से सन की ओर वापस आते हैं। यह विकिरण धरती पर जीवन को संभव बनाता है। जब आप बाहर जाते हैं तो यह आपकी स्किन को गर्म करता है, पौधों को बढ़ने में मदद करता है, वाटर साइकिल को शक्ति देता है और हम जो वेदर अनुभव करते हैं उसे संचालित करता है। लेकिन यह समझने के लिए कि सन्स एनर्जी कैसे काम करती है, हमें एक चीज के बारे में बात करनी होगी, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यह सुनने में जटिल लगता है, लेकिन यह वास्तव में सिर्फ यह बताने का तरीका है कि सन से धरती तक विभिन्न प्रकार की एनर्जी रेडिएशन कैसे आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को तरंगों के एक फैमिली के रूप में सोचें। सन से धरती तक आने वाली सारी एनर्जी तरंगों के रूप में यात्रा करती है और ये तरंगें अलग अलग आकार की होती हैं, जिन्हें वेवलेंथ्स कहा जाता है। आप इन वेवलेंथ्स को तालाब की सतह पर बनने वाली तरंगों की लंबाई की तरह समझ सकते हैं। कुछ वेव्स बहुत छोटी होती हैं, जबकि कुछ बहुत लंबी होती हैं और हर प्रकार की वेव अलग अलग तरह की एनर्जी अपने साथ लेकर आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को तरंगों के आकार के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं विजिबल लाइट की, जो स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब आप अपने चारों ओर दुनिया को देखते हैं तो आप विजिबल लाइट देख रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप रेनबो देखते हैं तो आप विजिबल लाइट को उसके अलग अलग रंगों में विभाजित हुआ देख रहे होते हैं। इस स्पेक्ट्रम का हिस्सा लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी जैसे जाने पहचाने रंगों को शामिल करता है। विजिबल लाइट सन से धरती तक पहुंचने वाली एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा है। यह पौधों को फोटोसिंथेसिस करने की अनुमति देता है, जो सनलाइट को भोजन और ऑक्सीजन में बदलने की प्रक्रिया है। यह वही कारण है जिससे हमारे पास दिन का समय होता है। अब बात करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन की। ये तरंगें विजिबल लाइट से थोड़ी लंबी होती हैं और भले ही हम इन्हें देख नहीं सकते, हम इन्हें गर्मी के रूप में महसूस कर सकते हैं। क्या आपने कभी धूप में खड़े होकर अपनी स्किन पर गर्मी महसूस की है? यही इंफ्रारेड रेडिएशन है। यह हमारे दैनिक अनुभव की जाने वाली गर्मी का बड़ा हिस्सा है और धरती की सतह को गर्म करने में बड़ी भूमिका निभाता है।
अब हम आते हैं अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट पर। यह तरंगें विजिबल लाइट से छोटी होती हैं, इसलिए यह अधिक एनर्जी लेकर आती है। हम यूवी लाइट को देख नहीं सकते, लेकिन हम इसके प्रभाव को महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप बहुत देर तक धूप में रहते हैं और आपकी स्किन जलने लगती है, तो यह यूवी रेडिएशन का परिणाम होता है। यूवी लाइट का अत्यधिक संपर्क आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सनस्क्रीन का उपयोग करना आवश्यक होता है। हालांकि यूवी लाइट शरीर में विटामिन डी के उत्पादन जैसे कुछ प्रक्रियाओं के लिए भी आवश्यक होता है। सौभाग्य से अधिकांश यूवी लाइट को पृथ्वी का एटमॉस्फेयर रोक देता है, जो एक सुरक्षात्मक ढाल की तरह काम करता है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार की विकिरणें भी होती हैं। उदाहरण के लिए, एक्स रेज यूवी लाइट से भी छोटी होती है और शरीर के नरम ऊतकों में प्रवेश कर सकती है, इसलिए इनका उपयोग चिकित्सा इमेजिंग में किया जाता है। दूसरी ओर, रेडियो वेव्स सबसे लंबी वेवलेंथ्स वाली होती है और इनका उपयोग संचार के लिए किया जाता है, जैसे जब आप एक रेडियो स्टेशन को ट्यून करते हैं। यह सारी एनर्जी विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट लाइट और अन्य सन से धरती तक वेव्स के रूप में यात्रा करती है। ये वेव्स लाइट की गति से चलती हैं, यानी लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, और यह सन से धरती तक सिर्फ 8 मिनट में पहुंच जाती है। जब यह एनर्जी धरती पर पहुंचती है, तो यह एटमॉस्फेयर और सतह के साथ विभिन्न तरीकों से संपर्क करती है। कुछ एनर्जी को अवशोषित कर लिया जाता है, जो भूमि, महासागरों और हवा को गर्म करती है। कुछ एनर्जी को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित, दैट इज रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, जो धरती पर कितनी एनर्जी रहती है उसे नियंत्रित करने में मदद करता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, कुछ सनलाइट स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटरिंग, जिसे हिंदी में प्रकीर्णन भी कहा जाता है, उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें सूर्य की किरणें, विशेष रूप से सनलाइट, वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। यह समझना जरूरी है कि स्कैटरिंग का हमारे वातावरण और पृथ्वी पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। स्कैटरिंग एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसे समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि सनलाइट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने पर कैसे व्यवहार करती है। जब सनलाइट, जो कि छोटे कणों यानी फोटॉन से बनी होती है, सन से अर्थ तक यात्रा करती है, तो ये फोटॉन्स सामान्य रूप से अंतरिक्ष के खालीपन में सीधी रेखाओं में चलते हैं। लेकिन जब वे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं, तो उनका रास्ता हमेशा सीधा नहीं रहता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर अंतरिक्ष की तरह खाली नहीं होता। यह टाइनी पार्टिकल्स जैसे एयर मॉलिक्यूल्स, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डस्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स और यहां तक कि पोल्यूटेंट्स जैसे छोटे कणों से भरा होता है। जब फोटॉन्स वायुमंडल के इन कणों से टकराते हैं, तो वे विभिन्न दिशाओं में बिखर जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम स्कैटरिंग कहते हैं। इसे इस तरह समझें जैसे आप पिनबॉल का खेल खेल रहे हो। जब आप पिनबॉल को मारते हैं, तो वह विभिन्न बाधाओं से टकराता है और अलग अलग दिशाओं में उछलता है। इसी तरह जब सनलाइट वायुमंडल में कणों से टकराती है, तो वह धरती की सतह तक पहुंचने से पहले अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। स्कैटरिंग तब होता है जब लाइट, जो कि एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन होती है। यह विकिरण 3 मुख्य प्रकार का होता है: रेली स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग और नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग। रेली स्कैटरिंग तब होता है जब कणों का आकार उस प्रकाश की वेवलेंथ से बहुत छोटा होता है। यह मुख्य रूप से एयर मॉलिक्यूल्स जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा होता है। यही कारण है कि आकाश दिन में ब्लू दिखता है। नीली रोशनी की वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए यह छोटे वायुमंडलीय कणों से अधिक बिखरती है। जब सनलाइट वायुमंडल से गुजरती है, तो नीली रोशनी सभी दिशाओं में बिखर जाती है, जिससे आसमान ब्लू दिखाई देता है। हालांकि वायलेट रंग की तरंग दैर्ध्य नीली से भी छोटी होती है और अधिक बिखरती है, लेकिन हमारी आंखें नीली रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए हमें आकाश ब्लू दिखता है। दूसरी ओर, माई स्कैटरिंग तब होता है जब कणों का आकार उस प्रकाश की वेवलेंथ के बराबर होता है। यह तब होता है जब डस्ट, स्मोक या वाटर ड्रॉपलेट्स जैसी बड़ी कण सनलाइट से टकराती है। माई स्कैटरिंग सभी रंगों को लगभग समान रूप से बिखेरता है, जिससे क्लाउड्स व्हाइट दिखाई देते हैं। बादल जल की छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं, जो सभी रंगों को समान रूप से बिखेरती हैं, जिससे सफेद प्रकाश उत्पन्न होता है। नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग तब होता है जब कणों का आकार वेवलेंथ से काफी बड़ा होता है। यह आमतौर पर थिक क्लाउड्स या फॉग में होता है, जहां बड़ी जल बूंदें सभी रंगों की रोशनी को समान रूप से बिखेरती हैं। यह समान रूप से सभी रंगों का विकिरण फॉग या गाढ़े बादलों को व्हाइट या ग्रे रंग में दिखाता है, क्योंकि बिखरी हुई रोशनी किसी एक रंग पर हावी नहीं होती। प्रत्येक प्रकार का स्कैटरिंग हमारे दैनिक जीवन में देखी जाने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को उत्पन्न करता है।
उदाहरण के लिए दिन के समय आकाश का ब्लू रंग रेलिंग स्कैटरिंग के कारण होता है। जब सनलाइट वायुमंडल में प्रवेश करती है तो छोटी तरंग दैर्ध्य वाली रोशनी ब्लू और वायलेट हवा के छोटे अणुओं द्वारा अधिक आसानी से बिखर जाती है। हालांकि वायलेट रंग की रोशनी अधिक बिखरती है, लेकिन हमारी आंखें ब्लू लाइट के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, जिससे आकाश ब्लू दिखाई देता है। सनराइज और सनसेट के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, इसलिए उसकी रोशनी आप तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की एक मोटी परत से गुजरती है। जैसे ही सनलाइट इस मोटी परत से गुजरती है, अधिकांश शॉर्टर वेवलेंथ्स ब्लू और वायलेट बिखर कर आपकी दृष्टि से बाहर हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप केवल लॉन्गर वेवलेंथ्स जैसे रेड, ऑरेंज और येलो आप तक पहुंचती हैं। यही कारण है कि सनराइज और सनसेट में आकाश रेड रंगों में दिखाई देता है। इसी तरह क्लाउड्स व्हाइट दिखाई देते हैं क्योंकि माई स्कैटरिंग सभी रंगों को समान रूप से बिखेरता है। बादल वाटर ड्रॉपलेट्स से बने होते हैं जो सभी रंगों को समान रूप से बिखेरती हैं। जब सभी रंगों की रोशनी एक साथ बिखरती है तो हमें व्हाइट लाइट दिखाई देती है। सनी डेज में बादल अधिक चमकदार और सफेद दिखाई देते हैं क्योंकि सनलाइट को जल की बूंदों द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से बिखेरा जाता है। स्टॉर्मी डेज में जब बादल गाढ़े और घने होते हैं तो कम रोशनी बादलों की परतों को पार करती है, जिससे बादल ग्रे या डार्क दिखाई देते हैं। इसी प्रकार ओशन का ब्लू रंग भी स्कैटरिंग के कारण होता है। जब सनलाइट पानी में प्रवेश करती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स लंबी तरंग दैर्ध्य वाली रोशनी जैसे रेड और ऑरेंज को अवशोषित कर लेते हैं और छोटी तरंग दैर्ध्य वाली रोशनी जैसे ब्लू और ग्रीन को बिखेरते हैं। इस विकिरण और अन्य रंगों के अवशोषण के कारण समुद्र का पानी ब्लू दिखाई देता है। पानी जितना गहरा होता है, ब्लू रंग उतना ही अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि रेड लाइट गहराई तक नहीं पहुंच पाता। स्कैटरिंग न केवल आकाश और बादलों के रंगों को प्रभावित करता है, बल्कि यह पृथ्वी के एनर्जी बैलेंस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी सनलाइट जो वायुमंडल में प्रवेश करती है, वह पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचती। कुछ रोशनी सतह पर पहुंचने से पहले ही स्पेस में वापस बिखर जाती है। इस प्रक्रिया से पृथ्वी पर कितनी एनर्जी अवशोषित होती है, इसका नियंत्रण होता है। जितनी अधिक रोशनी बिखरती है, उतनी ही कम एनर्जी पृथ्वी पर बनी रहती है और यह प्रक्रिया ग्रह के कुल टेम्परेचर बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती है। क्लाउड्स भी सूरज की रोशनी के स्कैटरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लाउडी डेज में अधिक रोशनी वापस स्पेस में बिखर जाती है, जिससे ऐसे दिनों में तापमान कूलर रहता है। बादल जितने गाढ़े होते हैं, उतनी ही अधिक रोशनी बिखरती है, जिससे सतह तक कम रोशनी पहुंच पाती है और तापमान कम हो जाता है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन भी स्कैटरिंग को प्रभावित करता है। जब हवा में अधिक कण होते हैं, जैसे डस्ट, पोल्यूशन या स्मोक, तो अधिक रोशनी बिखरती है। इससे आकाश हेजी दिखाई दे सकता है और कुछ मामलों में सनसेट और सनराइज और भी रेड दिख सकते हैं। चरम स्थितियों में, जैसे फॉरेस्ट फायर्स या वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान, धूल या धुएं की बड़ी मात्रा सनलाइट को सतह तक पहुंचने से रोक सकती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र का तापमान अस्थायी रूप से ठंडा हो सकता है। स्कैटरिंग केवल आकाश के रंग या बादलों की उपस्थिति को प्रभावित नहीं करता है, यह पृथ्वी की सतह पर कैसे सोलर एनर्जी वितरित होती है, इसे भी नियंत्रित करता है, जो सीधे तौर पर हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, पोलर रीजन्स में सूर्य की किरणें कम कोण पर पृथ्वी से टकराती हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें अधिक वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। इससे अधिक विकिरण होता है, जिससे पोलर रीजन्स ठंडे रहते हैं। अधिक सनलाइट बिखर जाती है और सतह तक नहीं पहुंच पाती, जिससे ये क्षेत्र कम एनर्जी अवशोषित करते हैं। इसके विपरीत इक्वेटर के पास सूर्य की किरणें अधिक सीधे पृथ्वी से टकराती हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणों को पतली वायुमंडलीय परत से गुजरना पड़ता है, यहां कम विकिरण होता है और अधिक सनलाइट सतह तक पहुंचती है। यही कारण है कि इक्वेटोरियल रीजन्स आमतौर पर गर्म होते हैं। वायुमंडलीय स्थितियों में परिवर्तन, जैसे डस्ट या वोल्केनिक इरप्शंस या मानव गतिविधियों से निकलने वाले एरोसॉल्स में वृद्धि, अधिक विकिरण का कारण बन सकते हैं। इससे अधिक सूर्य की रोशनी स्पेस में परावर्तित हो सकती है, जिससे पृथ्वी की सतह पर कम रोशनी पहुंचने से अस्थायी रूप से तापमान में गिरावट आ सकती है। उदाहरण के लिए, अतीत में हुए बड़े ज्वालामुखीय विस्फोटों ने वायुमंडल में भारी मात्रा में कण छोड़े थे, जिससे अस्थायी रूप से वैश्विक शीतलन हुआ था। अंततः स्कैटरिंग एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों को आकार देती है, जैसे कि दिन में ब्लू स्काई, रेड सनसेट्स और व्हाइट क्लाउड्स। इसके दृश्य प्रभावों के अलावा विकिरण पृथ्वी के एनर्जी बैलेंस को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रह के क्लाइमेट को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सन्स एनर्जी सतह तक समान रूप से पहुंचे और पृथ्वी का तापमान संतुलित रहे। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे।
जैसे ही सोलर रेडिएशन अंतरिक्ष की विशालता में यात्रा करते हुए पृथ्वी की ओर आता है, यह सबसे पहले ग्रह के एटमॉस्फेयर से टकराता है, जो यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वास्तव में इस एनर्जी का कितना हिस्सा सरफेस तक पहुंचता है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर गैसों, जलवाष्प, एरोसॉल्स और विभिन्न कणों से बना एक जटिल प्रणाली है जो यह प्रभावित करती है कि सोलर रेडिएशन कैसे अब्सॉर्ब्ड, रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड होता है। जब सनलाइट पृथ्वी तक पहुंचती है तो लगभग 30% आने वाली सौर ऊर्जा तुरंत अंतरिक्ष में रिफ्लेक्टेड हो जाती है। यह रिफ्लेक्टेड एनर्जी पृथ्वी को गर्म करने में योगदान नहीं करती। इसके बजाय यह विभिन्न रिफ्लेक्टिव सरफेसेस जैसे बादलों, बर्फ के ढेर और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्सों जैसे रेगिस्तान या अन्य चमकीले रिफ्लेक्टिव एरिया से उछलकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। इस रिफ्लेक्शन प्रोसेस को पृथ्वी का अल्बेडो कहा जाता है। अल्बेडो यह मापता है कि किसी सतह द्वारा कितना सनलाइट परावर्तित होता है। बर्फ और बर्फ से ढकी सतहें जैसे पोलर रीजन्स और पहाड़ों की चोटियां उच्च अल्बेडो वाली होती हैं, यानी वे आने वाले सूर्य के प्रकाश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रिफ्लेक्ट करती हैं। इसी तरह मोटी बादलों की परत बड़ी मात्रा में सोलर रेडिएशन को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर सकती है, जिससे क्लाउडी डेज ठंडे महसूस होते हैं। अब फिर से एक नया टर्म आ गया, आइए इसे समझ लेते हैं। एल्बेडो का अर्थ यह है कि कोई सरफेस कितनी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है और कितनी अब्सॉर्ब करती है। इसे इस तरह समझें कि कुछ सरफेसेस एक मिरर की तरह काम करती हैं जो ज्यादातर सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट करती हैं, जबकि कुछ सरफेसेस डार्क फैब्रिक्स की तरह होती हैं जो सनलाइट को सोख लेती हैं। सरल शब्दों में एल्बेडो यह माप है कि कोई सरफेस कितनी रिफ्लेक्टिव है और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। 0 का मतलब होता है कि सरफेस सारी सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेती है और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करती, जैसे कि ब्लैक सरफेस। वहीं 1 का मतलब होता है कि सरफेस सारी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है और कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं करती, जैसे कि एक परफेक्ट व्हाइट सरफेस। असल जीवन में पृथ्वी की ज्यादातर सरफेसेस इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच आती है। उदाहरण के लिए स्नो और आइस का अल्बेडो काफी हाई होता है, जो आमतौर पर 0.6 से 0.9 के बीच होता है, यानी वे 60-90% तक सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। यही कारण है कि स्नोवी रीजन्स जैसे पोलर एरियाज और माउंटेन टॉप्स ठंडे रहते हैं, क्योंकि वे ज्यादातर सोलर एनर्जी को स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसके विपरीत ओशंस और बड़े वाटर बॉडीज का एल्बेडो काफी लो होता है, जो आमतौर पर 0.06 से 0.1 के बीच होता है, यानी वे ज्यादातर सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। यही कारण है कि ओशंस पृथ्वी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने और वेदर पैटर्न्स को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लैंड सर्फेसेस जैसे फॉरेस्ट और वेजिटेशन का एल्बेडो मॉडरेट होता है, जो आमतौर पर 0.1 से 0.3 के बीच होता है। फॉरेस्ट्स अधिक मात्रा में सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेसेस को चलाने में मदद करती है, लेकिन वे कुछ सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट भी करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे अत्यधिक गर्म न हो जाएं। दूसरी ओर डिजर्ट्स का अल्बेडो अपेक्षाकृत हाई होता है, जो आमतौर पर 0.3 से 0.5 के बीच होता है, क्योंकि उनकी लाइट कलर्ड सैंड्स अधिक सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इसके बावजूद दिन के समय डिजर्ट्स काफी हॉट हो सकते हैं, क्योंकि अब्सॉर्ब्ड हीट रात के समय एटमॉस्फेयर में जल्दी रेडिएट हो जाती है। अर्बन एरियाज में जैसे कि एस्फॉल्ट रोड्स, कंक्रीट बिल्डिंग्स और डार्क रूफटॉप्स, इनका एल्बेडो कम होता है, जो आमतौर पर 0.1 से 0.2 के बीच होता है, और वे काफी ज्यादा सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। यह अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को जन्म देता है, जहां सिटीज का टेम्परेचर आसपास के रूरल एरियाज की तुलना में काफी ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए गर्मी के मौसम में एक एस्फॉल्ट रोड सफेद फुटपाथ की तुलना में बहुत ज्यादा गर्म महसूस होती है, क्योंकि यह अपनी डार्क सरफेस के कारण ज्यादा सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है। यह अल्बेडो की अवधारणा पृथ्वी की क्लाइमेट को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब एक हाई अल्बेडो वाली सरफेस जैसे स्नो या आइस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, तो यह उस एरिया को ठंडा रखने में मदद करती है। इसके विपरीत लो अल्बेडो वाली सरफेसेस जैसे ओशंस या फॉरेस्ट अधिक सनलाइट को अब्सॉर्ब करती है, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए आर्कटिक रीजन में बड़ी आइस शीट्स अधिकांश सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे कोल्ड टेम्परेचर्स बनाए रखने में मदद मिलती है। हालांकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस पिघलती है, डार्कर ओशन वाटर की सरफेसेस उजागर हो जाती हैं। चूंकि वाटर का अल्बेडो कम होता है, यह अधिक सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है, और इस तरह यह एक फीडबैक लूप उत्पन्न करता है। जितनी अधिक गर्मी होती है, उतनी ही अधिक आइस मेल्ट होती है और उतनी ही अधिक सनलाइट अब्सॉर्ब होती है, जिससे टेम्परेचर और बढ़ जाता है। अल्बेडो की यह अवधारणा ह्यूमन एक्टिविटी से भी प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए जब डिफॉरेस्टेशन होती है, तो फॉरेस्ट्स
जिनका अल्बेडो मॉडरेट होता है की जगह अक्सर फार्मलैंड या अर्बन एरियाज में बदल दी जाती है जिनका अल्बेडो कम होता है। इसका मतलब है कि अधिक सनलाइट अब्सॉर्ब होती है जो लोकल एनवायरनमेंट को वार्म करने में कंट्रीब्यूट करती है। हालांकि कुछ सिटीज इस समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए कूल रूफ्स या लाइट कलर्ड पेवमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं जो अल्बेडो बढ़ाते हैं और ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कम होता है और सिटीज ठंडे रहते हैं। अल्बेडो पृथ्वी की नेचुरल सिस्टम है जो इस बात को कंट्रोल करती है कि कितनी सोलर एनर्जी अब्सॉर्ब होती है और कितनी रिफ्लेक्ट होती है। हाई अल्बेडो वाली सरफेसेस जैसे स्नो सनलाइट को वापस स्पेस में भेजने में मदद करती हैं और पृथ्वी को ठंडा रखने में योगदान करती है, जबकि लो अल्बेडो वाली सरफेसेस जैसे ओशंस या एस्फॉल्ट अधिक हीट अब्सॉर्ब करती हैं और टेम्परेचर बढ़ाती है। यह बैलेंस पृथ्वी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण है और जैसे जैसे पृथ्वी की सरफेसेस बदलती है, चाहे वह नेचुरल प्रोसेसेस या ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो, कुल अल्बेडो भी बदलता है। इन चेंजेस का पृथ्वी की क्लाइमेट पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि कम अल्बेडो का मतलब है कि अधिक हीट अब्सॉर्ब होती है जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर सकती है। अल्बेडो को समझकर हम बेहतर तरीके से यह जान सकते हैं कि पृथ्वी की विभिन्न सरफेसेस कैसे सनलाइट के साथ इंटरैक्ट करती हैं, कैसे वे लोकल और ग्लोबल टेम्परेचर्स को प्रभावित करती हैं और कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज इस डेलिकेट बैलेंस को प्रभावित कर रही हैं। जैसे जैसे आइस पिघलती है और फॉरेस्ट्स की जगह अर्बन एरियाज लेते हैं, पृथ्वी का अल्बेडो कम हो रहा है जिससे अधिक सनलाइट अब्सॉर्ब होती है और प्लैनेट तेजी से गर्म हो रहा है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। बाकी की 70% सोलर एनर्जी परावर्तित नहीं होती, इसके बजाय यह एटमॉस्फेयर, ओशंस और लैंड द्वारा अब्सॉर्ब्ड हो जाती है। वायुमंडल में गैसें, विशेष रूप से वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन आने वाली सोलर रेडिएशन का कुछ हिस्सा अब्सॉर्ब करती है, जिससे स्वयं वायुमंडल के गर्म होने में योगदान मिलता है। इस अब्सॉर्ब्ड एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा ओशंस को गर्म करता है, जो विशाल मात्रा में गर्मी को संचित करते हैं और इसे समय के साथ धीरे धीरे छोड़ते हैं। ओशंस एक थर्मल रिजर्वोयर की तरह काम करते हैं, सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करके और इसे ओशन करंट्स के माध्यम से पुनः वितरित करके पृथ्वी के तापमान को स्थिर करते हैं। लैंड भी बड़ी मात्रा में सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है। पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित ऊर्जा मिट्टी, चट्टानों और वनस्पतियों को गर्म करती है। यह गर्मी पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाली कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें वाटर साइकिल और वेदर पैटर्न्स शामिल हैं। सोलर एनर्जी महासागरों, झीलों और नदियों से पानी के इवापोरेशन को प्रेरित करती है, जो बादलों के निर्माण और अंततः प्रेसिपिटेशन, बारिश, हिमपात आदि में योगदान करती है। यह ऊर्जा पौधों की वृद्धि को भी ऊर्जा प्रदान करती है, जो फोटोसिंथेसिस पर निर्भर करती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सौर ऊर्जा को ग्लूकोज के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह केमिकल एनर्जी न केवल पौधों का समर्थन करती है, बल्कि उन सभी जीवन रूपों को भी जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। पौधे ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, जो सभी एरोबिक जीवों के लिए आवश्यक है। एक बार जब पृथ्वी सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है, तो ग्रह इसे हमेशा के लिए अपने पास नहीं रखता। इसके बजाय इस ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा अंततः फिर से अंतरिक्ष में लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, मुख्य रूप से इंफ्रारेड IR स्पेक्ट्रम के हिस्से में। सूर्य से आने वाले छोटी तरंग सौर विकिरण के विपरीत पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित लॉन्ग वेव रेडिएशन को गर्मी के रूप में महसूस किया जाता है। इस घटना को आप शाम के समय अनुभव कर सकते हैं, जब दिन भर सूरज की रोशनी को अवशोषित करने वाली जमीन रात के समय भी गर्मी रेडिएट करती है, जिससे हवा सूर्यास्त के बाद भी गर्म रहती है। यह ऊर्जा का आदान प्रदान, सोलर रेडिएशन को अवशोषित करना और इसे गर्मी के रूप में पुनः उत्सर्जित करना पृथ्वी के एनर्जी बैलेंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पृथ्वी को जितनी ऊर्जा अब्सॉर्ब होती है, उसे उतनी ही ऊर्जा इमिट भी करनी चाहिए ताकि अत्यधिक गर्मी से बचा जा सके। हालांकि ग्रह सभी उत्सर्जित गर्मी को छोड़ नहीं देता। इसका कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस की उपस्थिति है। ग्रीन हाउस गैसेस, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, वाटर वेपर H2O और नाइट्रस ऑक्साइड N2O शामिल हैं, पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह काम करती हैं, जो बाहर जाने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन का कुछ हिस्सा फंसाती है और इसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, जबकि इस शब्द का अक्सर नकारात्मक अर्थ में उपयोग होता है क्योंकि इसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से जोड़ा जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक और आवश्यक प्रक्रिया है। इसके बिना पृथ्वी जीवन का समर्थन करने के लिए बहुत ठंडी हो जाएगी, जो अधिकांश जीवों के जीवित रहने के लिए बहुत ठंडा है।
हालांकि ग्रीन हाउस इफेक्ट मानव गतिविधियों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कोल, ऑयल और प्राकृतिक गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स के जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में छोड़ दी जाती हैं। यह मानव प्रेरित ग्रीन हाउस इफेक्ट प्राकृतिक प्रणालियों की तुलना में अधिक गर्मी फंसाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी की जलवायु प्रणालियों का विघटन होता है। पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने के अलावा ये ग्रीन हाउस गैसेस वेदर पैटर्न्स और जलवायु को एनर्जी बैलेंस को बदलकर प्रभावित करती है। गर्म हवा अधिक नमी पकड़ सकती है, जिससे कुछ क्षेत्रों में अधिक तीव्र स्टॉर्म्स, भारी रेनफॉल और अधिक इवेपोरेशन होता है, जो ड्राउट्स और फ्लड्स जैसी चरम मौसम की घटनाओं में योगदान देता है। आइस शीट्स और ग्लेशियर्स का पिघलना, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण होता है, पृथ्वी के एल्बिडो को भी कम कर देता है, जिससे एक फीडबैक लूप बनता है। जैसे जैसे परावर्तक बर्फ पिघलती है, गहरे समुद्र या भूमि की सतहें उजागर होती हैं, जो अधिक सनलाइट को अवशोषित करती हैं और ग्रह को और भी गर्म कर देती हैं। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का, जिसका नाम है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट उस सोलर एनर्जी को संदर्भित करता है जो पृथ्वी के वायुमंडल के शीर्ष पर पहुंचती है। यह एनर्जी जो सन द्वारा उत्सर्जित होती है, पृथ्वी पर होने वाली अधिकांश प्राकृतिक प्रोसेसेस को चलाने के लिए आवश्यक है, जिसमें वेदर, क्लाइमेट, वाटर साइकिल और फोटोसिंथेसिस शामिल हैं। औसतन सोलर कांस्टेंट लगभग 1361 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के शीर्ष पर प्रति स्क्वायर मीटर क्षेत्र के लिए लगभग 1361 वॉट्स एनर्जी सन से उपलब्ध होती है। यह वैल्यू अक्सर सूर्य की एनर्जी प्रोडक्शन की मात्रा को समझने के लिए एक स्टैंडर्ड के रूप में मानी जाती है, जो पृथ्वी तक पहुंचती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एनर्जी पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वितरित होती है, जिसमें विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन और इंफ्रारेड आईआर रेडिएशन जैसे विभिन्न प्रकार के रेडिएशन शामिल हैं। इस सोलर एनर्जी का अधिकांश भाग विजिबल लाइट के रूप में आता है, जो वह हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। हालांकि सिग्निफिकेंट पोर्शंस यूवी और आईआर रेडिएशन के रूप में भी आते हैं। यूवी रेडिएशन अधिक ऊर्जावान होता है और इसकी वेवलेंथ छोटी होती है, जबकि आईआर रेडिएशन कम एनर्जेटिक होता है और मुख्य रूप से हीट के रूप में महसूस होता है। ये तीन प्रकार के रेडिएशन, विजिबल, यूवी और इंफ्रारेड, मिलकर पृथ्वी तक पहुंचने वाली अधिकांश सोलर एनर्जी का निर्माण करते हैं। सोलर कांस्टेंट यह समझने के लिए जरूरी है कि सन से पृथ्वी तक कितनी एनर्जी पहुंचती है और इसके परिणाम स्वरूप यह एनर्जी पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम्स और इकोसिस्टम्स को कैसे प्रभावित करती है। पृथ्वी को मिलने वाली सोलर एनर्जी की मात्रा ग्लोबल टेम्परेचर्स, वेदर पैटर्न्स, ओशन करंट्स और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को प्रभावित करती है। सोलर कांस्टेंट वैज्ञानिकों को पृथ्वी की प्रणाली को मिलने वाले कुल एनर्जी इनपुट को मापने का एक तरीका प्रदान करता है, और यह क्लाइमेट मॉडल्स में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो पृथ्वी के तापमान और जलवायु में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की भविष्यवाणी करता है। हालांकि इसका नाम सोलर कांस्टेंट है, लेकिन यह वास्तव में कांस्टेंट नहीं है। वास्तव में यह सोलर एनर्जी जो पृथ्वी तक पहुंचती है, समय के साथ कुछ प्रमुख कारणों से थोड़ी बहुत बदलती रहती है। सोलर कांस्टेंट में भिन्नता का एक मुख्य कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की बदलती डिस्टेंस है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक एलिप्टिकल ओवल शेप्ड कक्षा का अनुसरण करती है, न कि एक परफेक्ट सर्कल। इसका मतलब यह है कि वर्ष के दौरान दोनों पिंडों के बीच की डिस्टेंस बदलती रहती है। पृथ्वी की कक्षा में दो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, पेरिहीलियन और एफिलियन। एक और महत्वपूर्ण कारण जो सोलर कांस्टेंट में उतार चढ़ाव का कारण बनता है, वह है सन की बदलती एक्टिविटी। सन हमेशा समान रूप से एक्टिव नहीं रहता है और इसकी एनर्जी प्रोडक्शन के स्तर समय समय पर बदलते रहते हैं। ये सोलर एक्टिविटीज में परिवर्तन मुख्य रूप से लगभग 11 ईयर सोलर साइकिल द्वारा संचालित होते हैं, जो सन द्वारा उत्सर्जित एनर्जी की तीव्रता और मात्रा को प्रभावित करता है। उच्च सोलर एक्टिविटी के दौरान, जिसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है, सन अधिक एनर्जी, जिसमें अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन के स्तर में वृद्धि भी शामिल है, उत्सर्जित करता है। सोलर मैक्सिमम को बढ़ी हुई सनस्पॉट एक्टिविटी, सोलर फ्लेयर्स और अन्य सोलर फिनोमिना द्वारा चिह्नित किया जाता है। सोलर मैक्सिमम के दौरान यूवी रेडिएशन में वृद्धि से पृथ्वी पर विशेष रूप से अपर एटमॉस्फेयर में नोटिसेबल प्रभाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अतिरिक्त यूवी रेडिएशन पृथ्वी के थर्मोस्फीयर, वायुमंडल की एक परत को थोड़ा विस्तार करने और गर्म करने का कारण बन सकता है। सोलर मैक्सिमम मौसम के पैटर्न्स को भी प्रभावित कर सकता है और फोटोसिंथेसिस के लिए उपलब्ध सोलर एनर्जी की मात्रा को बदल सकता है। इसके विपरीत, जब सोलर एक्टिविटी कम होती है, जिसे सोलर मिनिमम कहा जाता है, सन थोड़ी कम एनर्जी उत्सर्जित करता है। इस समय कम सनस्पॉट्स दिखाई देते हैं और समग्र एनर्जी आउटपुट, विशेष रूप से यूवी स्पेक्ट्रम में, कम हो जाता है।
सोलर मिनिमम के दौरान सन की एनर्जी प्रोडक्शन में कमी का मतलब है कि पृथ्वी तक कम एनर्जी पहुंचती है, जिससे अपर एटमॉस्फेयर के कुछ हिस्सों में ठंडी स्थिति हो जाती है। सोलर साइकिल से जुड़ी सौर ऊर्जा प्रोडक्शन में उतार चढ़ाव अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। सोलर कांस्टेंट के कुल मान का केवल लगभग 0.8% से 0.2%। हालांकि ये छोटे छोटे बदलाव टाइम के साथ संचित प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए लंबे समय तक कम सोलर एक्टिविटी की अवधि, जैसे कि 17वीं शताब्दी में मॉन्डर मिनिमम के दौरान, माना जाता है कि यह उत्तरी गोलार्ध में लिटिल आइस एज, एक छोटे हिमयुग के कारणों में से एक थी। अभी तो हमने बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स एंड नए टर्म्स सीख लिए, लेकिन अब आते हैं हीट बजट पे। जब सनलाइट पृथ्वी तक पहुंचती है तो इसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 50%, पृथ्वी की सरफेस और ओशंस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पृथ्वी की सरफेस और महासागर दोनों ही एक तरह से विशाल एनर्जी अब्सॉर्बिंग स्पंजेस की तरह काम करते हैं, जो सनलाइट को हीट में बदल देते हैं। इसे समझने के लिए कल्पना करें कि आप धूप वाले दिन समुद्र तट या कंक्रीट के फुटपाथ पर नंगे पैर चल रहे हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि जमीन से गर्मी निकल रही है, क्योंकि भूमि सनलाइट को सीधे अवशोषित करती है। दिन के समय भूमि जल्दी गर्म हो जाती है, खासकर रेगिस्तान या खुले क्षेत्रों जैसी जगहों पर जहां सीधी धूप पड़ती है। हालांकि भूमि की सतहें रात में जल्दी ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि वे अवशोषित गर्मी को इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देती हैं। यही कारण है कि दिन के दौरान अत्यधिक गर्मी महसूस हो सकती है, लेकिन रात में रेगिस्तान या शुष्क क्षेत्रों में तापमान काफी ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहां पानी नहीं होता जो गर्मी को पकड़कर रख सके। इसलिए जमीन तेजी से गर्मी छोड़ देती है। दूसरी ओर ओशंस अलग तरह से काम करते हैं। जबकि भूमि जल्दी गर्म होती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है, महासागर का पानी गर्मी को पकड़ने में लंबा समय लेता है। पानी की हीट कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, इसलिए महासागर विशाल हीट रिजर्वॉयर्स के रूप में कार्य करते हैं। दिन के दौरान महासागर बड़ी मात्रा में सनलाइट को अवशोषित करते हैं, लेकिन भूमि के विपरीत वे इसे तुरंत नहीं छोड़ते। इसके बजाय वे धीरे धीरे समय के साथ इस गर्मी को छोड़ते हैं, यहां तक कि रात में और ठंडे महीनों में भी। महासागरों से गर्मी का यह धीरे धीरे छोड़ना आसपास के वातावरण के तापमान को स्थिर रखने में मदद करता है। इस वजह से बड़े जल निकायों के पास स्थित कोस्टल एरियाज में अक्सर इनलैंड एरियाज की तुलना में हल्का तापमान होता है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास स्थित शहर गर्मियों में उतने गर्म नहीं होते या सर्दियों में उतने ठंडे नहीं होते जितने इनलैंड रीजन्स में होते हैं। महासागर बफर्स की तरह काम करते हैं, दिन के दौरान गर्मी को सोखते हैं और रात में या ठंडे मौसम में इसे छोड़ते हैं। सूर्य की रोशनी को अवशोषित करने के अलावा महासागर गर्मी को पूरे ग्रह में महासागरीय धाराओं के माध्यम से वितरित करते हैं। ये धाराएं महासागरों के माध्यम से बहने वाले गर्म और ठंडे पानी की विशाल नदियों की तरह होती हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गर्मी ले जाती है। गर्मी को चारों ओर स्थानांतरित करके वे सुनिश्चित करते हैं कि ध्रुवों के पास के कुछ क्षेत्र उतने ठंडे न हों जितने वे हो सकते थे। एक प्रसिद्ध धारा गल्फ स्ट्रीम मेक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी अटलांटिक महासागर के पार लाती है, जिससे यूरोप के कुछ हिस्से उन क्षेत्रों की तुलना में गर्म रहते हैं जो समान अक्षांशों पर स्थित हैं। तो अभी तक हमने देखा आने वाले टोटल इंसोलेशन का 30% तो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, बची 70% जिसमें से 50% धरती पे आता है। लेकिन अभी भी हमें 20% का हिसाब नहीं मिला है। जब सनलाइट पृथ्वी तक पहुंचती है तो कुल मिलाकर लगभग 20% ऊर्जा एटमॉस्फेयर द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। वायुमंडल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन और ओजोन जैसी गैसों से मिलकर बना है, और यह सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अब्सॉर्ब और पुनः उत्सर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना में ये गैसें कम मात्रा में पाई जाती हैं, फिर भी इनका सूरज से आने वाली ऊर्जा को पकड़ने में एक अनोखा योगदान है, खासकर अल्ट्रावायलेट, यूवी और इंफ्रारेड हिस्सों में। उदाहरण के लिए वायुमंडल में ओजोन सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण को अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है। इसी तरह वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, जो पृथ्वी की सतह से निकलने वाली गर्मी को भी पकड़ती है। इस ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वायुमंडल इसे अपने पास नहीं रखता। इसके बजाय यह ऊर्जा को चारों दिशाओं में पुनः उत्सर्जित करता है। इस पुनः उत्सर्जित ऊर्जा का एक हिस्सा अंतरिक्ष में वापस चला जाता है, जिससे पृथ्वी की क्लाइमेट सिस्टम के भीतर ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। लेकिन इस ऊर्जा का पूरा हिस्सा अंतरिक्ष में नहीं जाता है। इसका कुछ हिस्सा पृथ्वी की सतह की ओर वापस भेजा जाता है और यहीं से
एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है शुरू होती है, जो पृथ्वी को जीवन के लिए पर्याप्त गर्म बनाए रखती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक प्राकृतिक थर्मल कंबल की तरह समझा जा सकता है जो पृथ्वी को चारों ओर से लपेटे हुए है। दिन के समय सनलाइट पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, जो बदले में इसे लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में बाहर भेजती है। जैसे ही यह गर्मी ऊपर उठती है, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड कुछ गर्मी को फंसा लेती है, जिससे यह तुरंत अंतरिक्ष में न जा सके। फिर ये गैसें इस गर्मी को चारों दिशाओं में पुनः उत्सर्जित करती हैं, जिसमें से कुछ हिस्सा पृथ्वी की सतह की ओर वापस जाता है। यह प्रक्रिया इस बात को सुनिश्चित करती है कि पृथ्वी का औसत तापमान एक आरामदायक स्तर पर बना रहे, जो कि इकोसिस्टम्स, वेदर पैटर्न्स और जीवन के लिए उपयुक्त है। यह प्रक्रिया उसी तरह से काम करती है जैसे एक ग्रीन हाउस काम करता है। ग्रीन हाउस में सूर्य की रोशनी कांच के माध्यम से अंदर आती है और पौधों और जमीन को गर्म करती है। यह गर्मी धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है, लेकिन कांच इस गर्मी को तुरंत बाहर नहीं जाने देता, जिससे ग्रीन हाउस अंदर से गर्म रहता है। इसी तरह पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की रोशनी को अंदर आने देता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस उस गर्मी के एक हिस्से को फंसा लेती है जो अन्यथा बाहर निकल जाती, जिससे ग्रह को सामान्य से अधिक गर्म बनाए रखने में मदद मिलती है। प्रत्येक ग्रीन हाउस गैस ऊर्जा को अवशोषित करने और पुनः उत्सर्जित करने में अपनी एक विशेष भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए वाटर वेपर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है और यह इंफ्रारेड रेडिएशन को फंसाने में बेहद प्रभावी होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा तापमान के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि गर्म हवा अधिक नमी को धारण कर सकती है। यह एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है। गर्म तापमान अधिक जलवाष्प की ओर ले जाता है, जो अधिक गर्मी को फंसाता है, जिससे और अधिक तापमान वृद्धि होती है। दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि जलवाष्प से कम मात्रा में पाई जाती है, फिर भी यह ग्रीन हाउस इफेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह लंबे समय तक वातावरण में रहती है। एक बार वातावरण में प्रवेश करने के बाद, चाहे प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जैसे ज्वालामुखी विस्फोट या मानव गतिविधियों से जैसे फॉसिल फ्यूल जलाना, यह सैकड़ों सालों तक गर्मी को फंसाए रखती है, जिससे यह क्लाइमेट चेंज के प्रमुख कारणों में से एक बनती है। इसी तरह मीथेन हालांकि यह कम मात्रा में होती है, लेकिन यह कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। यह इंफ्रारेड रेडिएशन को 100 साल के समय में लगभग 25 गुना अधिक प्रभावी ढंग से फंसाती है। मीथेन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जैसे जैविक पदार्थों के सड़ने से और मानव गतिविधियों से जैसे मवेशी पालन और फॉसिल फ्यूल उत्पादन के कारण वातावरण में प्रवेश करती है। वायुमंडल द्वारा ऊर्जा का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन पृथ्वी की हीट बजट को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि पृथ्वी को सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा और जो ऊर्जा अंतरिक्ष में विकिरण के रूप में जाती है के बीच संतुलन को बनाए रखता है। अगर वायुमंडल बहुत अधिक गर्मी को फंसा लेता है तो ग्रह गर्म हो जाता है, और अगर यह बहुत अधिक गर्मी खो देता है तो ग्रह ठंडा हो जाता है। अधिकांश पृथ्वी के इतिहास में प्राकृतिक ग्रीन हाउस इफेक्ट ने जलवायु को संतुलन में बनाए रखा है, जिससे सतह जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रहती है। हालांकि मानव गतिविधियों, विशेष रूप से फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के जलने ने वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को काफी बढ़ा दिया है। इन गैसों की बढ़ी हुई मात्रा का मतलब है कि अधिक गर्मी फंस रही है, जो कि पृथ्वी स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष में छोड़ती, और यही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है। जैसे जैसे अधिक ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ी जाती हैं, अधिक गर्मी फंसती है, जिससे पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन बिगड़ जाती है और व्यापक क्लाइमेट चेंज की समस्या उत्पन्न होती है। बादल भी पृथ्वी के हीट बजट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे ऊर्जा को नियंत्रित करने के मामले में दो विपरीत कार्य करते हैं। दिन के दौरान बादल सूरज की रोशनी का एक बड़ा हिस्सा वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करते हैं, जो पृथ्वी को ठंडा करने में मदद करता है। यही कारण है कि बादल वाले दिन अक्सर धूप वाले दिनों की तुलना में ठंडे होते हैं। बादल कुछ सूर्य की ऊर्जा को पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही रोक रहे होते हैं। लेकिन बादलों का एक और महत्वपूर्ण कार्य भी है। रात में वे एक कंबल की तरह कार्य करते हैं, गर्मी को सतह के करीब रखते हैं। सूर्यास्त के बाद जमीन और महासागर दिन के दौरान अवशोषित की गई गर्मी को इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में छोड़ते हैं। एक साफ रात में बिना बादलों के यह गर्मी तेजी से अंतरिक्ष में निकल जाती है, और इसलिए साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। हालांकि एक बादल वाली रात में बादल इस गर्मी के कुछ हिस्से को फंसा लेते हैं और इसे पृथ्वी की ओर वापस परावर्तित करते हैं, जिससे तापमान अधिक गर्म रहता है। बादलों का यह दोहरा व्यवहार, दिन के दौरान सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करना और रात में गर्मी को फंसाना, उन्हें पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण बनाता है।
वे सूर्य की रोशनी को परावर्तित करके ठंडा करने में योगदान देते हैं और गर्मी को फंसाकर गर्मी बनाए रखते हैं। यदि बादल ना हो तो पृथ्वी अधिक तीव्र तापमान उतार चढ़ाव का अनुभव करेगी। इस तरह वायुमंडल सूर्य से आने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 20% अवशोषित करता है, विशेष रूप से अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड तरंग दैर्ध्य में। यह अवशोषित ऊर्जा का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में विकिरण के रूप में वापस जाता है और कुछ पृथ्वी की सतह की ओर लौटता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देता है। कितनी गर्मी फंसती है और कितनी अंतरिक्ष में निकलती है, इसका संतुलन ही पृथ्वी के जलवायु को नियंत्रित करता है। लेकिन मानव गतिविधियों के कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ी हुई मात्रा से अधिक गर्मी फंस रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी की जलवायु प्रणालियों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। सारांश में जो 70% सनलाइट पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है, वह भूमि, महासागरों, वायुमंडल और बादलों के बीच वितरित होती है। कुल ऊर्जा का लगभग 50% भूमि और महासागरों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जहां भूमि जल्दी गर्मी छोड़ देती है, जबकि महासागर गर्मी को लंबे समय तक पकड़कर धीरे धीरे छोड़ते हैं। लगभग 20% एनर्जी वायुमंडल द्वारा अवशोषित की जाती है, जो इस ऊर्जा के कुछ हिस्से को अंतरिक्ष में वापस छोड़ती है और कुछ हिस्से को सतह की ओर वापस भेजती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देता है। इस बीच बादल दिन में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे ग्रह ठंडा रहता है, और रात में गर्मी को फंसाते हैं, जिससे सतह गर्म रहती है। पृथ्वी की प्रणाली का प्रत्येक भाग ऊर्जा को अवशोषित और पुनः उत्सर्जित करने में अपनी भूमिका निभाता है, जिससे एक नाजुक संतुलन बनता है जो ग्रह के तापमान को नियंत्रित रखता है। हालांकि यह संतुलन आसानी से मानवीय गतिविधियों द्वारा बाधित हो सकता है, विशेष रूप से वे गतिविधियां जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ाती हैं या बर्फ और हिम जैसी परावर्तक सतहों को कम करती हैं। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और मौसम के पैटर्न, पारिस्थितिक तंत्र और समुद्र के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ओशंस, एटमॉस्फेयर, लैंड और क्लाउड्स पृथ्वी की एनर्जी बैलेंस बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओशंस, जैसा कि पहले भी कहा गया है, एक विशाल हीट रिजर्वॉयर के रूप में कार्य करते हैं। उनकी हाई हीट कैपेसिटी के कारण वे सोलर एनर्जी को धीरे धीरे अब्सॉर्ब करते हैं और इसे धीरे धीरे रिलीज करते हैं, जिससे पृथ्वी के टेम्परेचर को स्टेबल बनाए रखने में मदद मिलती है। इसी तरह एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स कुछ सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और बाकी स्पेस में विकिरित कर देते हैं। यह प्रोसेस पृथ्वी के एनर्जी बजट को स्टेबल रखने के लिए जरूरी है, लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया, जब एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती है तो यह प्रोसेस असंतुलित हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4 और वाटर वेपर H2O एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाते हैं और अधिक हीट ट्रैप कर लेते हैं, जिससे यह हीट स्पेस में वापस नहीं जा पाती। नतीजतन पृथ्वी और गर्म होती जाती है और यह वार्मिंग कई और समस्याएं पैदा करती है, जैसे कि आइस ग्लेशियर्स का पिघलना, सी लेवल्स का बढ़ना और मौसम के पैटर्न्स में तेज बदलाव आना। उदाहरण के लिए ओशंस का गर्म होना स्टॉर्म्स की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। जैसा कि हमने पहले देखा, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स न केवल एनवायरनमेंट बल्कि कम्युनिटीज के लिए भी गंभीर खतरे पैदा कर रहे हैं। अंत में, जैसा कि हमने समझा, पृथ्वी का हीट बजट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट सिस्टम है, जिसे मेंटेन करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। अगर हमें इस बैलेंस को बनाए रखना है तो हमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर मूव करना होगा। क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल स्तर पर नीतिगत और टेक्नोलॉजिकल मेजर्स लेने होंगे, ताकि हम इस बढ़ती गर्मी के प्रभावों को रोक सकें। यह सिस्टम, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, केवल साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है, बल्कि यह हमारे सर्वाइवल और फ्यूचर के लिए एक अर्जेंट वार्निंग है। अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो इसके रिजल्ट्स और भी गंभीर हो सकते हैं। इस बैलेंस को रिस्टोर करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए एक सेफ और सस्टेनेबल प्लेनेट सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है।